हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस एक बार फिर से हम मिल गए हैं एक और सेशन के साथ। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे बारे में, मेरा नाम घनश्याम पारेख, जैसा कि आप जानते हैं, आपका फिजिक्स मेंटोर। और गाइस मैंने बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं टेस्ट किए हैं, जिसमें से बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं। यदि आप भी अपना गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस बेहतरीन से सेशन के अंदर और इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए सबसे पहले तो हमारा जो कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच है वो हमने लॉन्च कर दिया है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच के साथ। यहाँ पर आपको मिलेगा डेली 3 घंटे की लाइव क्लास, स्टडी मटेरियल, डेली क्लास टेस्ट, वीकली असाइनमेंट टेस्ट, मंथली एग्जाम बेस्ड टेस्ट, सेमेस्टर टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन और जेनरिक टॉपिक्स। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच जिसके अंदर आप एसएससी के कोई भी एग्जाम, जैसे आपका एमटीएस है, सीएचएसएल है या सीजीएल है, इनकी तैयारी आप आराम से कर सकते हैं। कंटेंट से भरपूर ये कोर्स है आपका, ठीक है। आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर के अंदर जाके और राइस स्मार्ट हिंदी ऐप सर्च करेंगे और वहाँ से आप क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे और जुड़ जाएंगे हमारे साथ कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच के साथ। तो चलिए ज़्यादा देरी हम नहीं करते। यदि आप मेरा कूपन कोड GP500 का यूज़ करते हैं यहाँ पर, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ ये कोर्स जो है मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये क्लास जो आपकी रहेगी वो जनरल साइंस की क्लास रहेगी, जिसके अंदर जनरल जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, चाहे वो सीजीएल के अंदर आया हुआ है, चाहे वो सीएचएसएल के अंदर आया हुआ है, चाहे वो एमटीएस के अंदर आया हो, वो क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। और बेहतरीन ढंग से हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। उसके बाद हम थ्योरी की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो थ्योरी क्लास से भी आपको जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि कार्य करने की जो दर है उसको क्या बोलते हैं। एक होती है कार्य करने की क्षमता, एक होती है कार्य करने की दर, ठीक है। कार्य करने की क्षमता जो होती है वो अलग चीज है आपकी, कार्य करने की दर जो होती है वो आपकी अलग चीज है। यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कार्य करने की दर को क्या कहलाती है। कार्य करने की दर को आप क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, पावर बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कार्य करने की दर नाम जहां कहीं भी आ जाए, यानी कि ये रेट नाम जहां कहीं भी आ जाए, इसका मतलब होता है टाइम से डिवाइड करना। यानी कहने का मतलब वर्क को जब हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं, वर्क को जब हम किससे डिवाइड करते हैं, टाइम से डिवाइड कर देते हैं। वर्क को जब भी हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आती है, पावर निकल के आती है, यानी कि शक्ति निकल के आती है, ठीक है। वर्क डन पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे। अच्छा, आपको ये पता होगा वर्क की यूनिट जो होती है वो जूल होती है और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। तो अगर आपसे पावर की यूनिट पूछी जाए तो पावर की यूनिट क्या बन जाएगी, जूल पर सेकंड बन जाएगी। और इसी जूल पर सेकंड को आप वाट बोल के चलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। और वाट के लिए W आप सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं द रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या बोलते हैं, आप पावर बोलते हैं। यानी कि बी ऑप्शन जो होगा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ओम का नियम कहता है। ओम का नियम आपको बताना है कि ओम का नियम क्या कहता है, ठीक है। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक करंट जो है वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस के बराबर होता है, या फिर पावर जो है वोल्टेज प्लस करंट के बराबर होती है, या फिर पावर जो है वोल्टेज इंटू करंट के बराबर होती है, या फिर आपकी इलेक्ट्रिक करंट जो है रेजिस्टेंस डिवाइड बाय वोल्टेज होता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है ओम का नियम बेसिकली डील करता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस और करंट से, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट से, यानी कहने का मतलब वोल्टेज और करंट से आपका डील करता है ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका होता है V जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, ठीक है। V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, I के होता है। V यहां पर क्या होता है, वोल्टेज, या फिर आप पोटेंशियल डिफरेंस बोल के चलते हैं इसको, या विभवांतर बोलते हैं। और I यहां पर क्या होता है, I यहां पर होता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और हम प्रोपोर्शनलिटी के अगर साइन को यहां पर हटाते हैं तो V इज इक्वल टू हम लिखेंगे IR। V इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, IR। R यहां पर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ठीक है, या रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो V इज इक्वल टू यहां पर क्या होगा, IR होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर V इज इक्वल टू IR वाला नहीं दिया गया है आपको, तो यहां पर आपका I इज इक्वल टू देख लीजिए, I इज इक्वल टू क्या होगा, V डिवाइड बाई R होगा। V डिवाइड बाई क्या होगा, R होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन के अंदर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बराबर है वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस के, वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस की। यानी कि ए ऑप्शन जो रहेगा क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा, ठीक है। ओम्स लॉ किसके बारे में बताता है, ओम्स लॉ डील करता है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट से, ठीक है।
और यहां पर आर जो होता है, आर क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर होता है, जो कि एक कांस्टेंट चीज होती है। ठीक है, अगर आपसे रेजिस्टेंस के बारे में पूछा जाए कि रेजिस्टेंस किन बातों पे डिपेंड करता है, तो आप सभी जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो वायर की लेंथ पे डिपेंड करता है, वायर के क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, और वायर का मटेरियल जो है वो कैसा है, इन बातों पर डिपेंड करता है आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, साथ में वायर के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, वायर का टेम्परेचर जो है कम होगा ज्यादा होगा। ठीक है, तो जो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें अलग अलग आपका रेजिस्टेंस क्या है, डिपेंड करता है। ध्यान रखेंगे अच्छे से, क्या रखेंगे, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट। यानी किसी सर्किट के अंदर करंट है, किसी सर्किट के अंदर क्या है, करंट है, इनमें से कौन सा डिवाइस है वो आपको बता सकता है कि सर्किट के अंदर करंट है या नहीं है। निम्न में से कौन सा ऐसा उपकरण है जो सर्किट में करंट की उपस्थिति का पता लगा सकता है, तो वो होता है आपका गैल्वेनोमीटर। क्या होता है, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर या एमीटर का आप यूज करते हैं सर्किट के अंदर करंट को मेजर करने के लिए। सर्किट के अंदर करंट अगर मेजर करना है तो या तो आप गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं या फिर आप एमीटर का यूज करते हैं। एमीटर से आप मापते हैं करंट की वैल्यू को, और गैल्वेनोमीटर सेम। अच्छा, एमीटर और गैल्वेनोमीटर जो होता है उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आपका होता है। एमीटर जो होता है वो सिर्फ आपको करंट की वैल्यू बता सकता है, कितना करंट सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है, लेकिन गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी बता देता है कि करंट जो है वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा डिफरेंस होता है गैल्वेनोमीटर और एमीटर के अंदर। वहीं पे अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो उसके लिए आपके पास डिवाइस होता है वोल्ट मीटर। क्या डिवाइस होता है, वोल्ट मीटर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर से आप पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं, यानी कि विभवांतर को मेजर करते हैं, और एमीटर से आप किसको मेजर करते हैं, करंट को मेजर करते हैं। यहां पर देखो स्फिग्मोमेनोमीटर दिया हुआ है, स्फिग्मोमेनोमीटर बीपी को चेक करने के लिए होता है, बैरोमीटर जो होता है वो प्रेशर को चेक करने के लिए होता है, मैग्नेटोमीटर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज डबल्ड। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया। पोटेंशियल डिफरेंस को आप V से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, V से लिखते हैं। द रेट ऑफ जनरेशन ऑफ हीट विल बी, तो हीट का जनरेशन जो होगा वो कैसा हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, या फिर डबल हो जाएगा, या 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1/4 या आधा हो जाएगा, या फिर 2 गुना हो जाएगा, या फिर 4 गुना हो जाएगा। तो आपको यहां पर क्या ध्यान रखना है, आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जो आपका आपने एक फॉर्मूला सुना हुआ H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। H इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है, लेकिन यहां पर किसका जिक्र है, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस का यहां पर जिक्र हो रहा है। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, I को V की टर्म में लिखना पड़ेगा। I को किसके टर्म में लिखेंगे, V की टर्म में लिखेंगे। थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है आई आर, और अगर I इज इक्वल टू लिखे तो क्या होता है, V बाई आर होता है। I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर होता है। तो यहां पर हम I की वैल्यू पुट करेंगे तो H इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, V स्केयर डिवाइड बाई आर स्केयर इंटू में R इंटू में क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। एक स्केयर से R कट जाएगा आपका, यानी कि H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्केयर अपॉन में R इंटू में क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। ठीक है, V स्केयर डिवाइड बाई R इंटू में क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि H जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका V स्केयर के। H जो है यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, V स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेंगे, डबल करेंगे, तो हीट जनरेशन जो है वो क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। इसको डबल किया तो ये कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। ध्यान रखेंगे 4 टाइम्स हो जाएगा। डी ऑप्शन जो रहेगा क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलिए सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच लॉ ऑफ फिजिक्स स्टेट दैट फोर्स बिटवीन द टू इलेक्ट्रिक चार्जेस रिड्यूस टू। देखिए क्वेश्चन को ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पर आपको एक नाम दे दिया गया, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में फोर्स की बात कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में क्या कर रहा है, फोर्स की बात कर रहा है। इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उनके बीच में फोर्सेस की बात यहां पर हो रही है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं आपके, उनके बीच में कितना फोर्स लगता है। ठीक है, ये चीजें कौन बताता है आपको, ये चीजें बताता है आपको कूलम्ब्स लॉ। क्या बताता है, कूलम्ब्स लॉ बताता है। दो अगर मासेज आपके पास, उनके बीच में कितना फोर्स लगता है, कितना फोर्स उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि मासेज के बीच में हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जबकि चार्जेस के बीच में फोर्स कैसा हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है।
तो ये जो फोर्स आपका हो जाता है मसल्स के बीच में, अगर फोर्स आपको निकालना है तो वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और आप न्यूटन फॉर्मूले से निकालते हो वो, ठीक है। न्यूटन का फॉर्मूला आपको पता है, F = G(m1m2) डिवाइड बाय क्या होता है, r² होता है। जबकि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है दो चार्जेस के बीच में, मान लीजिए दो चार्ज आपके, एक Q1 है, एक मान लीजिए Q2 चार्ज है, इनके बीच में आपकी डिस्टेंस क्या है, r है मान लीजिए। तो यहां पर आप क्या लगाते हैं, यहां पर अगर फोर्स निकालना है दोनों चार्जेस के बीच में, तो आप क्या करते हो, Q1 और Q2 क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड बाय क्या करते हो, r² कर देते हैं। और K यहां पर क्या होता है, K यहां पर कांस्टेंट होता है, K यहां पर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसको आप कूलम्ब्स लॉ कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स लॉ कांस्टेंट बोलते हैं। तो जब भी आपको कहा जाए कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स है, तो दो चार्जेस के बीच में फोर्स पहली बात तो इतना रहता है, और ये फॉर्मूला किसने दिया था, ये फॉर्मूला दिया था कूलम्ब ने, यानी कि ए ऑप्शन जो रहेगा आपका राइट आंसर रहेगा। ए ऑप्शन क्या रहेगा, क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। भौतिकी कौन सा नियम कहता है कि दो विद्युत आवेशों के बीच बल अपने पूर्व मान से कम होकर 1/4 हो जाएगा जब उनके बीच की दूरी दोगुनी हो जाएगी। सीधी सी बात है, यहां पर अगर आप डबल कर देंगे, देखिए F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका 1/r² के, यानी कि F r के क्या है, r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर अगर ये दोगुना हो जाएगा तो F क्या हो जाएगा, F आपका 1/4 हो जाएगा। r की वैल्यू अगर 2 रखें यहां पर तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, यानी कि आपका 4 गुना कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा। तो ये क्या है आपका कूलम्ब्स लॉ है। क्या है, कूलम्ब्स लॉ। तो ये ऑप्शन जो है क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयुक्त फ्यूज के लिए रेटिंग निम्न में से किसके आधार पर प्रदान की जाती है। द रेटिंग ऑफ फ्यूज यूज्ड इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब जो फ्यूज है वो किसके बेस पे लगाए जाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के बेस पे लगाए जाते हैं, या पोटेंशियल डिफरेंस के वोल्टेज के बेस पे लगाए जाते हैं, करंट के बेस पे लगाए जाते हैं, पावर के बेस पे, या रेजिस्टेंस के बेस पे। तो ध्यान रखेंगे जो आपकी फ्यूज वायर होता है उसकी रेटिंग जो है वो करंट के अकॉर्डिंग की जाती है, ठीक है, कि कितना उसके ऊपर लिखा होता है, 6 एम्पियर पे काम करेगा, या 5 एम्पियर तक काम करेगा, 10 एम्पियर तक काम करेगा, ठीक है। तो जो फ्यूज की रेटिंग होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, करंट के अकॉर्डिंग होती है। ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन जो रहेगा क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में कौन सा विद्युत धारा के ऊष्मा प्रभाव पर आधारित है। Among the various electrical safety device, one based on heating effect of electric current is called। देखिए फ्यूज आपका रहेगा, या फिर सर्ज प्रोटेक्टर आपका रहेगा, प्रोटेक्टिव रिले रहेगा, या फिर कैपेसिटर रहेगा। तो ध्यान रखेंगे यहां पर जो आपका फ्यूज वायर होता है वो किस पे काम करता है, फ्यूज वायर जो आपका होता है वो विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है, ठीक है, यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है आपका फ्यूज वायर, ठीक है। जब भी फ्यूज वायर का हम यूज करते हैं, ठीक है, तो फ्यूज वायर किसके बेस पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे काम करता है, ठीक है। जब भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी बढ़ती है, देखिए यहां पर अगर हीटिंग इफेक्ट की बात करें तो H क्या होता है, H होता है I²RT। H क्या होता है I²RT। जैसे ही आपका करंट बढ़ेगा सर्किट के अंदर, जैसे ही करंट आपका इंक्रीज होगा तो वहां पर हीट क्या होगी, हीट ज्यादा निकलेगी, और हीट ज्यादा निकलेगी अगर तो फ्यूज वायर जो है आपका वो पिघल जाता है, आपका फ्यूज वायर जो है वो बीच में से टूट जाता है आपका, अगर करंट आपका ज्यादा होगा। तो बाई चांस अगर घर के अंदर शॉर्ट सर्किट होता है या फिर ओवरलोडिंग होता है तो उसमें क्या होता है, फ्यूज वायर आपका कनेक्शन को काट देता है, यानी कि सर्किट को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, ठीक है, क्योंकि फ्यूज वायर खुद जो है वो टूट जाता है। तो फ्यूज वायर जो है वो किसके बेस पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। और यहां पर आप देख सकते हैं आई से डायरेक्ट आपका रिलेशन है किसका, हीटिंग इफेक्ट का, ठीक है। तो जो आपकी फ्यूज की रेटिंग की जाती है वो भी किसके अकॉर्डिंग की जाती है, करंट के अकॉर्डिंग की जाती है, जो पिछला क्वेश्चन के अंदर हमने देखा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, धातुओं के माध्यम से विद्युत चालकता को इलेक्ट्रॉनिक चालकता कहा जाता है, ठीक है, और यह है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू अ मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, ठीक है, एंड इट क्या बोल रहा है, डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, या फिर डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। कहने का मतलब जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है, इंक्रीज होगा टेम्परेचर के साथ, या डिक्रीज होगा, या फिर आपका इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, या फिर आपका डिपेंड नहीं करता है टेम्परेचर पे, ठीक है। तो यहां पर कंडक्टेंस और किसकी बात कंडक्टेंस और किसकी बात हो रही है, टेम्परेचर की बात हो रही है। तो ध्यान रखेंगे
कि जब भी पहली बात आप ध्यान रखेंगे रेजिस्टेंस का, ठीक है, रेजिस्टेंस का ध्यान रखेंगे, कंडक्टेंस का अपने आप ध्यान आ जाएगा, क्योंकि कंडक्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस का क्या होता है, उल्टा होता है। कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस एक दूसरे क्या है, अपोजिट टर्म है। रेजिस्टेंस का मतलब जो करंट को रोकता है, ठीक है, और कंडक्टेंस को मतलब जो करंट को चलाता है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान है, ये बात का रखना है कि जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, किसी भी हम मेटल की बात करें, किसी भी हम कंडक्टर की बात करते हैं अगर, ठीक है, जब भी हम कंडक्टर की बात करते हैं और जब टेम्परेचर आपका इंक्रीज किया जाता है तो इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। रेजिस्टेंस भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो कंडक्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कंडक्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यानी कि टेम्परेचर जब भी आप इंक्रीज करते हैं, किसी भी चालक का टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टेंस क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। यानी कि डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। ए ऑप्शन जो रहेगा क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ए ऑप्शन जो रहेगा वो क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। डिक्रीज करता है, कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज करेगा टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा तो यहां पर ये रेजिस्टेंस का भी ध्यान रखेंगे और कंडक्टेंस का भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, रेजिस्टेंस की यूनिट आपको पता है क्या होती है, ओम होती है। क्या होती है, ओम। तो कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, तो इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स बोल दें, ओम इनवर्स, या फिर महो बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, महो, ठीक है। ये क्या होती है, यूनिट होती है आपके कंडक्टेंस की महो। ओम का उल्टा क्या हो गया, महो हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन बिजली का सुचालक नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी का जो आपका कंडक्टर नहीं है उसकी बात बतानी है, ठीक है। नोट अ गुड कंडक्टर, देखिए नोट अ गुड कंडक्टर, कई बार जल्दी में आप पढ़ना, नोट को पढ़ना भूल जाते हैं, गुड कंडक्टर की बात बता देते हैं। तो ध्यान रखेंगे, सिल्वर जो चांदी जो है अच्छा कंडक्टर है, कॉपर जो है वो भी अच्छा कंडक्टर है, ठीक है। यहां पर ब्रोमीन जो आंसर होगा वो आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ब्रोमीन जो है वो एक अधातु होती है और ब्रोमीन जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है, ठीक है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी देखिए, ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का एक एलोट्रोप होता है। कार्बन का क्या होता है, एक एलोट्रोप होता है, और कार्बन का एकमात्र एलोट्रोप है जो आपका क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि एकमात्र आपकी ओनली मेटल है जो आपका क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है, ठीक है। और ये किसके कारण होता है, ये होता है इसके टिपिकल स्ट्रक्चर के कारण, ठीक है। ग्रेफाइट का यूज हम लुब्रिकेंट के रूप में भी करते हैं। किसके रूप में करते हैं, लुब्रिकेंट के रूप में भी करते हैं। इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना, उसके अंदर लेयर होती है। क्या होती है, लेयर, जो एक दूसरे पे फिसल जाती है, ठीक है। तो लुब्रिकेंट के रूप में भी ग्रेफाइट का यूज करते हैं, और ओनली एक मेटल है आपकी जो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर है, ठीक है। यहां पर ब्रोमीन जो है वो भी एक नॉन मेटल है, जबकि ये कंडक्टर नहीं करता। ये क्या है, ये आपका नॉन कंडक्टर है, यानी कि इंसुलेटर है। ये इंसुलेटर है और ये बाकी सारे क्या है, यहां पर कंडक्टर है। तो यहां पर आपको पूछा गया था नॉट अ गुड कंडक्टर, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ब्रोमीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है। फिर से आपसे क्वेश्चन वही पूछा गया है, सुचालक कौन सा नहीं है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो कि अच्छा कंडक्टर है आपका। गोल्ड, गोल्ड जो कि अच्छा कंडक्टर है आपका। चांदी की बात करें तो ये आपकी बेस्ट कंडक्टर होती है। क्या होती है, बेस्ट कंडक्टर, ठीक है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर बात करें तो क्या है, वो सिल्वर है आपकी। जबकि यहां पर सी ऑप्शन जो है डायमंड, डायमंड भी आपका क्या होता है, डायमंड भी कार्बन का एलोट्रोप होता है। डायमंड भी क्या होता है, कार्बन का एलोट्रोप होता है, लेकिन डायमंड जो है वो करंट को फ्लो नहीं होने देता, ठीक है। क्या है, इंसुलेटर है। जबकि ग्रेफाइट भी जो है वो भी कार्बन का एक एलोट्रोप है, लेकिन ये क्या कर सकता है, ये कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। ध्यान रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा दर्शाती है। इन द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल थिकर शॉर्टर लाइन रिप्रेजेंट्स। देखिए, जब भी आप किसी सेल का सिंबल बनाते हो तो सेल का सिंबल ऐसे बनाते हो आप, ठीक है। ये जो होता है ये सेल का सिंबल होता है, ठीक है। इस तरह से आप किसी सेल को सर्किट के अंदर जब सेल को आप रिप्रेजेंट करते हो तो वो इस ढंग से करते हैं आप, ठीक है। ये सेल का सिंबल है यहां पर, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि सेल के सिंबल के अंदर ये जो टर्मिनल होता है ये पॉजिटिव होता है और ये क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। ऐसे आप सेल को रिप्रेजेंट करते हो किसी सर्किट के अंदर। तो ये पॉजिटिव है, बड़ी लाइन जो है वो पॉजिटिव है, और जो छोटी आपकी लाइन है वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, शॉर्टर लाइन आपसे पूछा गया है तो नेगेटिव टर्मिनल को शो करती है ये।
सी ऑप्शन जो रहेगा क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन, यानी कि ऋणात्मक जो टर्मिनल है आपका, यानी कि नेगेटिव जो टर्मिनल है आपका, उसको शो करती है आपकी शॉर्ट वाली लाइन, ठीक है, छोटे वाली लाइन, और बड़े वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है। ऐसे ही आप बैटरी का सिंबल जब बनाते हो तो आप एक या दो से ज्यादा जो सेल है इस तरह से जोड़ते हो। ये जो होता है ये बैटरी का सिंबल होता है, यहां पर पॉजिटिव होता है और यहां पर क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। बैटरी के सिंबल के अंदर भी ये छोटी वाली लाइन होती है, किसको शो करती है, नेगेटिव टर्मिनल को शो करती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, अच्छे से याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से उच्चतम आवर्ती की विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी है। उच्चतम आवर्ती की विद्युत चुंबकीय तरंगे पूछा गया है। ये पैटर्न मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, ठीक है, एक बार फिर से हम कर लेते हैं। देखिए सबसे ऊपर आती है आपकी गामा, उसके बाद आती है आपकी एक्सरे, उसके बाद आती है आपकी यूवी, उसके बाद आपके विजुअल रीजन आता है जिसको आप लाइट बोलते हैं, इसके बाद आता है आपका इंफ्रारेड, इसके बाद आता है आपका माइक्रोवेव, और माइक्रोवेव के बाद कौन आता है, रेडियो वेव आता है, और ऊपर क्या होती है, एफ यहां पर ज्यादा होती है, ठीक है, एफ यहां पर क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और एफ यहां पर क्या होती है, मिनिमम होती है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया कि गामा की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहां पर ए ऑप्शन जो रहेगा क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ए ऑप्शन क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। गामा जो है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा होती है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, द इंस्ट्रूमेंट विच यूज साउंड वेव टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशन, यानी कि समुद्र की गहराई मापने के लिए जो आपका इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों का प्रयोग महासागरों की गहराई नापने के लिए करता है, कौन सा है वो, रडार है आपका, या आपका सोनार है, एल्टीमीटर है, या फिर आपका वेंचुरीमीटर है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे आप कि जब भी आपको महासागरों की गहराई मापने की बात हो, जब भी महासागरों की गहराई मापने की बात हो और ध्वनि तरंगों से मापनी हो, तो एक इंस्ट्रूमेंट है आपका सोनार जिसका आप यूज करते हैं, ठीक है, सोनार का आप यूज करते हैं महासागरों की गहराई मापने के लिए, या फिर सोनार का यूज आप करते हैं कि मान लीजिए कोई चीज आपकी समुद्र के अंदर डूब गई है, ठीक है, उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए, या फिर उस चीज का पता लगाने के लिए किसका यूज करते हैं, आप सोनार का यूज करते हैं। सोनार बोले तो सोनार की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। क्या क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ध्यान रखेंगे अच्छे से, सोनार जो है वो किसका यूज करता है, महासागरों की जो साउंड वेव का यूज करता है महासागरों की गहराई मापने के लिए। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि सोनार के अंदर जो है वो कौन सी साउंड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर यूज किया जाता है अल्ट्रासोनिक साउंड का, ठीक है। अल्ट्रासोनिक साउंड जो है, अल्ट्रासोनिक का मतलब होता है प्राश्रव्य ध्वनि। प्राश्रव्य ध्वनि जो है उसका यूज किया जाता है। प्राश्रव्य ध्वनि क्या होती है, जिसकी जो आवृत्ति होती है वो 20 किलो हर्ट्ज से क्या होती है, 20 किलो हर्ट्ज से क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। ऐसी साउंड आपकी जिसकी आवृत्ति जो है, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 किलो हर्ट्ज से क्या होती है, ज्यादा होती है, ऐसी साउंड को आप क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं। और अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज किसके अंदर किया जाता है, सोनार के अंदर किया जाता है, ठीक है। ये अल्ट्रासोनिक साउंड जो है ह्यूमन सुन नहीं पाते हैं, ठीक है। अगर ह्यूमन की बात की जाए, ठीक है, ह्यूमन की बात की जाए तो हम लोग जो है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की साउंड सुन सकते हैं, ठीक है। 20 किलो हर्ट्ज तक की साउंड सुन सकते हैं। 20 से नीचे वाली या 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर वाली ये हम सुन नहीं पाते, ठीक है। 20 से नीचे वाली जो साउंड होती है इसको आप इंफ्रासोनिक बोलते हैं, और 20 किलो हर्ट्ज से जो ऊपर की साउंड होती है इसको आप अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। और अल्ट्रासोनिक का यूज किसके अंदर होता है, सोनार के अंदर होता है, ठीक है। किसके अंदर होता है, सोनार के अंदर होता है। इसके अलावा जो सेस्मिक वेव होती है आपकी, ठीक है, सेस्मिक जो वेव होती है उनकी जो आपकी फ्रिक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से क्या होती है, कम की होती है, यानी कि इंफ्रासोनिक साउंड होती है वो, ठीक है। क्या होती है, इंफ्रासोनिक साउंड होती है। कुछ जीव जो है वो इस साउंड को सुन पा रहे हैं, जैसे कुत्ता है, ठीक है, तो कुत्ता हो गया, हाथी हो गया, वो जो है इंफ्रासोनिक साउंड को सुन पा रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आपका भूकंप आता है, ठीक है, तो उससे पहले, उससे थोड़ी देर पहले कुत्ते जो है वो दौड़ने लग जाते हैं, ठीक है। तो कुत्ते अगर दौड़ रहे हैं इधर उधर तो इसका मतलब भूकंप आने वाला है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, धूप के चश्मों के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। धूप के चश्मे बनाने के लिए किस कांच का उपयोग यहां पर किया जाता है, पायरेक्स ग्लास का यूज किया जाता है, या फिर फ्लिंट ग्लास का यूज किया जाता है, क्रूक्स ग्लास का यूज किया जाता है, या फिर क्रिस्टल ग्लास का यूज किया जाता है, ठीक है। तो
देखिए पहली बात तो आपको पायरेक्स ग्लास का ध्यान रखना है। पायरेक्स ग्लास का यूज किया जाता है लैब के इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए, ठीक है। जो आपकी केमिस्ट्री लैब होती है, बीकर जो होते हैं आपके, कंटेनर जो होते हैं, उनको बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? पायरेक्स ग्लास का यूज किया जाता है। इसके अलावा फ्लिंट ग्लास जो है उसका यूज किया जाता है लेंसेज बनाने के लिए, ठीक है। लेंस बनाने के लिए, या फिर जो आपके आपने देखे होंगे बिजली के जो बल्ब होते हैं ना, ठीक है, उनका जो कांच होता है आपका, वो किसका होता है? वो क्या होता है? फ्लिंट ग्लास होता है। क्रुक्स ग्लास जो है इसका उपयोग किया जाता है, सी बिल्कुल राइट आंसर है। धूप के चश्मे बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? क्रुक्स ग्लास का यूज किया जाता है। क्यों इसका यूज किया जाता है? क्योंकि ये जो है जो आपकी अल्ट्रा वायलेट जो वेव होती है, ठीक है, उनको क्या करता है? उनको रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। तो अल्ट्रा वायलेट वेव जो है उनके कारण आपकी आंखें जो है वो खराब ना हो, इसलिए धूप के चश्मे बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? क्रुक्स ग्लास का यूज किया जाता है। और यहां पर आप क्रिस्टल ग्लास जो है, क्रिस्टल ग्लास आपने कभी देखे होंगे, सजावटी जो आपके ग्लास होते हैं, ठीक है, सजावटी जो आपके बर्तन होते हैं, ग्लास के, कांच के जो बर्तन होते हैं, उनको बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? क्रिस्टल ग्लास का यहां पर यूज किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे ये चारों तरह के ग्लास के बारे में आप ध्यान रखेंगे। पायरेक्स ग्लास का लैब इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए, ठीक है, जैसे बीकर हो गया आपका, कंटेनर हो गया। फ्लिंट ग्लास का यूज किया जाता है आपका लेंसेज बनाने के लिए, या फिर बिजली के बल्ब बनाने के लिए। या क्रुक्स ग्लास का यूज किया जाता है आपका धूप के चश्मे बनाने के लिए। और यहाँ पर क्रिस्टल ग्लास का यूज किया जाता है आपका ऑर्नामेंटल जो आपके ग्लासेस होते हैं, ऑर्नामेंटल ग्लास होते हैं, जैसे घर के अंदर जो सजावटी आप सामान लेके आते हो ना, ठीक है, वो चीजें बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? क्रिस्टल ग्लास का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे सारे क्वेश्चन जितने भी हैं। तो आज की क्लास के अंदर हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। अभी देख लीजिए, हमने कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच जो है वो लॉन्च कर दिया है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच के साथ, ठीक है। यदि आप मेरा कूपन कोड GP500 का यूज करते हैं तो यहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ ये कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहां से स्कैन करके या फिर राइस स्मार्ट हिंदी ऐप सर्च करके, किस पे? प्ले स्टोर पे, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच के साथ। चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एमटीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीएचएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो आपका कोर्स रहेगा ये सारे एग्जाम के लिए क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको डेली 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, स्टडी मटेरियल, डेली क्लास टेस्ट, वीकली असाइनमेंट टेस्ट, मंथली एग्जाम बेस्ड टेस्ट, सेमेस्टर टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन और आपका जेनरिक टॉपिक्स, ठीक है। ये सारे चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही हैं, ठीक है। तो एक बेहतर आपका कोर्स बनाया गया है, ठीक है। तो आपकी तैयारी जो है वो यहाँ पर बेहतर हो सकती है। चलिए, तो हम मिलते हैं किसी और सेशन के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।